ट्वेल्थ फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत हम लोग डेरिवेशन पढ़ रहे थे, यानी सूत्रों का निगमन पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इस डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी क्रम में आज हम लोग जिस डेरिवेशन को पढ़ेंगे उसका नाम है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इससे पहले जो हमने वैद्युत ध्रुव की तीव्रता निकाली थी वो उसकी निरक्षीय स्थिति में निकाली थी, और उससे जस्ट पहले हमने उस द्विध्रुव की अक्ष पर एक बिंदु माना था, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। आज का केस थोड़ा अलग है। वो ये है कि आप द्विध्रुव के अक्ष पर या निरक्ष पर कहीं भी बिंदु आप मान लें, यानी इस केस में वो बिंदु ना तो उसके अक्ष पर हो और ना ही उसकी निरक्ष यानी निरक्ष स्थिति में हो। उस बिंदु को आप कहीं भी मान लें, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कैसे निकलती है। और इस डेरिवेशन की सहायता से जो हम फॉर्मूला निकालेंगे उससे हम द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में भी निकाल सकते हैं और निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा बता दूं, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो आवेश परिमाण में तो समान होते हैं, लेकिन उनके चिन्ह यानी उनकी प्रकृति कैसी होती है, विपरीत। उस युक्ति और सिस्टम को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और एक बात और आपको इसमें ध्यान रखनी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम स्मॉल p से दर्शाते हैं, इसकी जो दिशा होती है एक सदिश राशि है, p इक्वल टू होता है q इंटू 2l, और इसकी जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। एक फॉर्मूला और लगेगा, वो फॉर्मूला ये है, अगर हमें दो वेक्टर दिए हैं, 11th क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं, अगर हमें दो वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर किसी थीटा कोण पर दिए हैं तो उनका परिणामी निकालने का सूत्र होता है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है r वेक्टर इज इक्वल टू, यानी r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इन्हीं कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम अपने डेरिवेशन को निकालने के लिए करेंगे। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। देखिए, जैसा कि मैंने हेडिंग लगा रखी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु, यानी किसी बिंदु का मतलब व्यापक बिंदु, वो बिंदु अब द्विध्रुव की स्थिति में कहीं भी हो सकता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई को निकालना है। कैपिटल ई जिसको हम मानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हमें निकालना है। तो देखिए, मैंने इसका डायग्राम बनाया है। यहाँ पर हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, और इसके बिंदु ए पर आवेश रखा है माइनस क्यू और बिंदु बी पर आवेश रखा है प्लस क्यू। वैसे द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2l मानते हैं, यहाँ पर दूरी का हमारे में कोई जिक्र नहीं है। तो क्या माना है, ओ इसका मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु m है। इस बिंदु m पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, यानी ये मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु M है, इस बिंदु पर इस वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब इससे पहले केस में क्या था, ये द्विध्रुव है, इसकी अक्ष पर यानी हमने बिंदु यहाँ माना था, और निरक्षीय स्थिति में बिंदु यहाँ माना था। यहाँ और यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ और यहाँ के अलावा वो बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। इसको नाम दिया व्यापक बिंदु, यानी जनरल आप कहीं भी ले सकते हैं। तो इस केस में हम इस बिंदु M पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मैंने इसी को लिख दिया है कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB है, इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु M है, जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो डायग्राम बनाया है उसकी लैंग्वेज मैंने लिख रखी है, देखें यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये देखिए आप, ये माइनस आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। हम लोग जानते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जिसको हम P से दर्शाते हैं, उसकी दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। यानी अगर द्विध्रुव इस स्थिति में रखा हुआ है तो इस बिंदु O से, यानी इस बिंदु O के लिए यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, सॉरी जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी दिशा इधर होगी, उसको हम लोग मानते हैं स्मॉल p से। अब देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि द्विध्रुव आपका रखा हुआ है इस तरह से और बिंदु है यहाँ पर M, और परिणाम जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है वो इस दिशा में लग रहा है। अब यहाँ पर वेक्टर का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? वेक्टर्स का। 11th क्लास से हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ते आए हैं कि अगर किसी बिंदु पर दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर A इधर है और वेक्टर B उधर है, और उन दोनों के बीच का कोण दिया है, तो उसको हम वेक्टर में तोड़ सकते हैं अगर उनके बीच का कोण थीटा दिया है तो। देखें इधर, अब इस ध्रुव आघूर्ण को देखिए, वैद्युत ध्रुव को देखिए, इस तरह से रखा हुआ है
और इस बिंदु O पर जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा इधर है। अब क्या होगा, ये जो बिंदु M है, इस स्थिति की वजह से जो मेरा वैद्युत ध्रुव है वो थोड़ा रोटेट होगा, यानी अब उसकी 1-2 पोजीशन और बनेगी। वो वेक्टर से हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पर बिंदु पर इस तरह से एक लंब डाल, यानी लंबवत वेक्टर को खींच लिया। वो लंबवत वेक्टर कुछ और नहीं होगा, ये तो ध्रुव ही होगा। देखिए अब इसको देखिए, अब बिंदु O को देखिए आप बिंदु O पर P वेक्टर इधर है और थीटा कोण पर लग रहा है। तो जो ध्रुव आघूर्ण P है वो 2 घटकों में टूट जाएगा। थीटा कोण है, वो 2 घटकों में इस तरह से टूटेगा। वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है जो हमारा क्षैतिज घटक है उसको कहेंगे कॉस थीटा, और जो ऊर्ध्व घटक है उसे हम कहते हैं साइन थीटा। तो इस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, अब एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, परिणामी वेक्टर इधर है इसका। तो यहाँ पर समस्या ये है कि ये कोण थीटा है, तो इस वजह से ये वाला यानी जो P वेक्टर है, जो हमारा ध्रुव आघूर्ण P है, वो 2 भागों में टूट जाएगा। यानी इस तरह से ये क्षैतिज घटक हो जाएगा इसका, और ये वाला मेरा हो जाएगा P को देखते हुए ऊर्ध्व घटक। अब क्षैतिज घटक जाता है कॉस में, तो P को देखते हुए थीटा कोण इधर है, कोण के पास वाला होता है क्षैतिज घटक, कोण से दूर वाला होता है ऊर्ध्व घटक। तो थीटा को देखते हुए इसको P इसका वेक्टर है परिणामी, तो इस केस में यहाँ पर ये थीटा को देखते हुए ये बन जाएगा मेरा P cos थीटा, यानी ये हो गया इसका क्षैतिज घटक। कोण के पास वाला जाता है क्षैतिज में, और कोण से दूर यानी कोण से दूर वाला हिस्सा ये, कोण के पास तो ये वेक्टर है, कोण से दूर वाला हिस्सा अब ये बना। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री पर है, ये कोण 90 बन रहा है। देखिए ये लंबवत होंगे तभी लगता है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पर इस तरह से ये। तो ये P cos थीटा हो गया, तो इसको देखते हुए ये मेरा हो जाएगा P sin थीटा। क्या हो जाएगा, P sin थीटा। अब देखिए क्या क्या है, इसको थोड़ा मैंने और बढ़ा लिया, इस वेक्टर को यहाँ के बजाय इस तरह से ऐसे बढ़ा दिया। अब आप गौर करें, अब हमारा जो ध्रुव ए बी था उसकी 2 स्थितियां बन गई। वो इस तरह से, एक स्थिति में वो ये है और एक स्थिति में वो ये है। हम कह सकते हैं यहाँ पर बिंदु M की वजह से द्विध्रुव से बिंदु M इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी वजह से जो हमारा वैद्युत ध्रुव है वो घूम रहा है। वो रखा ऐसे है, एक केस में वो ऐसे है और एक केस में ऐसे है। अब हम इस स्थिति में और इस स्थिति में होने की वजह से इस बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप देखिए, तो मैंने इसका नाम रख दिया, जैसे इस वाले ध्रुव को ये A है तो इसको मैंने नाम यहाँ पर रख दिया A', और ये B है तो इसको नाम रख दिया मैंने यहाँ पर B1। ये A1 और ये B1 मान लिया। उसी आधार पर इस वाली स्थिति को हम लोग मान सकते हैं, A को देखते हुए इसको मैंने मान लिया A2 और इसको मान लिया B2। अब आप ये देखिए, अब हमारा ध्रुव जो AB था उसकी 2 कंडीशन हो गई, आवासीय स्थिति 2 बन गई। एक बना हमारा A1 B1, दूसरा बना A2 B2। अब आप ये देखिए, अगर वो A1 B1 स्थिति में है तो A1 B1 स्थिति में होने की वजह से जो बिंदु M है वो इसकी अक्ष पे आ रहा है, और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए A1 जो होगा वो किसका होगा, माइनस का, B1 जो होगा किसका होगा, प्लस का। इसी प्रकार यहाँ भी A2 की स्थिति देखें तो किसका होगा, ये माइनस आवेश यहाँ पर रखा हुआ है और B2 पे कौन सा रखा हुआ है, प्लस। अब आप यहाँ गौर करें, जो हमारा वैद्युत ध्रुव की आवासीय स्थिति है A1 B1 ये वाली, इसकी वजह से जो बिंदु M है वो इसकी अक्ष पर आ रहा है, और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो डेरिवेशन में हमने निकाली थी, वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आती थी माइनस से प्लस आवेश से दूर की ओर। यानी इस स्थिति की वजह से A1 B1 की वजह से, A1 B1 आवासीय स्थिति की वजह से बिंदु M पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा इसकी वजह से वो इधर होगा, और उसको हमने नाम दे दिया है E1। क्या नाम दे दिया है, E1। देखते रहे ना। अब जो हमारी आवासीय स्थिति है ध्रुव की A2 B2, इसकी वजह से ये होगा निरक्षीय स्थिति में, देख सकते हैं ये बिल्कुल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति बन रही है, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी डेरिवेशन हम लोग निकाल चुके हैं। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर और इसके समांतर, यानी इस तरह से, ये देखो प्लस है ये माइनस है, तो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर इसकी दिशा होगी, और इसके समांतर यानी इस तरह से होगी। समांतर का मतलब इस तरह के बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं
A2B2 स्थिति की वजह से बिंदु M पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ये निरक्षीय स्थिति में है, तो ये इधर होगी, इसको नाम दे दिया मैंने E2। आप देख सकते हैं निरक्षीय स्थिति में यानी A2B2 के लिए A2B2 स्थिति के लिए बिंदु M निरक्षीय स्थिति में है और निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। वो आया था प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। तो देखिए ये वाला प्लस है, ये माइनस है, तो इसकी दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर और इसी के कैसी होती है समांतर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 90। अब यहाँ पर फिर वेक्टर इस्तेमाल होगा। अब हमें दो वेक्टर दिए, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है और उनका परिणामी वेक्टर चाहिए। तो परिणामी वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, उसको हम लोगों ने मान लिया कैपिटल E। तो हमारा टारगेट यही है, यानी इस बिंदु M पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है ये वो कहाँ होगी। तो उम्मीद करते हैं ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने क्या किया है, एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं। हमारा वैद्युत ध्रुव है AB और जिसके बिंदु A पर माइनस Q आवेश रखा है, बिंदु B पर रखा है प्लस Q आवेश। इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु से थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु M है जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमें E ये निकालना है। ये थ्योरी में लिख रखा है मैंने। अब यहाँ पर हुआ ये है, एक टॉपिक है इसमें, एक राशि है ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा माइनस Q आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। अब AB ध्रुव की वजह से यहाँ पर एक्चुअल में वो यहीं पे रखा है, इसकी दिशा जो P की होगी वो इधर की ओर होगी। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है, ध्रुव इस तरह से रखा हुआ है और बिंदु उसके इस थीटा कोण पर है, तो इस वजह से जो हमारा P है, तो ध्रुव आघूर्ण P है, वो दो घटकों क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक में टूट जाएगा। अब देखिए बिंदु O पर जो हमारा वेक्टर P है, इसके लिए इसके साथ ये थीटा कोण बन रहा है, तो कोण के पास वाला जाता है कॉस में और कोण से दूर वाला जाता है साइन में। तो P जो है वो दो घटकों P कॉस थीटा यानी क्षैतिज घटक, P साइन थीटा यानी ऊर्ध्व घटक में टूट गया। अब यहाँ पर हुआ ये है, इस ध्रुव AB की दो स्थितियां बनी हैं, यानी वो घूम रहा है बिंदु M की वजह से। यानी एक स्थिति में वो इधर है A2B2 और एक स्थिति हमने इधर मान ली A1B1। अब ये A की वजह से ये चार्ज मेरा माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस Q1 होगा, माइनस Q होगा और यहाँ पर ये क्या होगा प्लस Q, तो मैंने प्लस माइनस लिख दिया। ये A2 यानी ये इधर इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, तो ये A2 यहाँ आ जाएगा और ये B2 यहाँ आ जाएगा, इस तरह से जब घूमेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वैद्युत ध्रुव की दो आभासी स्थितियां बनी, एक बनी A1B1 और दूसरी बनी A2B2। अब आभासी स्थिति A1B1 को देखते हुए हम, ये स्थिति है ये मेरी, इसको देखते हुए बिंदु M इसकी अक्ष पर है और अच्छी स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है माइनस से प्लस आवेश की ओर। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस से प्लस आवेश की दूर की ओर होती है। डेरिवेशन हम लोगों ने निकाला है। अब देखिए जो हमारी आभासी स्थिति A2B2 है, A2B2 इसकी वजह से जो बिंदु M है वो इसकी निरक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर और इसी के कैसी होती है समांतर। अब ये दोनों लंबवत है यानी इनके बीच का कोण है 90 अंश, थीटा यहाँ पर कितना बना 90। अब एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर, तो इनका परिणामी वेक्टर को इस तरह से बीच में जाएगा, तो अब यानी लगभग बीच में भी हो सकता है, इधर जाएगा ये। तो अब हमें इन दोनों के बीच का कोण थीटा पता है और परिणामी वेक्टर E चाहिए, तो हम यहाँ पर लास्ट में फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल टू रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, तब हमारा इसका आंसर हमें मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं जो डायग्राम है वो हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। चलिए अब हम इसको करते हैं, गौर करें। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे बिंदु M पर जो हमारा ध्रुव आघूर्ण P है वो दो घटकों P कॉस थीटा व P साइन थीटा में टूट जाता है यानी वियोजित हो जाता है। चलो उसको कर रहे हैं। देखिए आपको डायग्राम बनाना है, वो लैंग्वेज लिखनी है, फिर यहाँ से करना है। सुने मैं इसको लिख रहा हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण P, जो हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P है बिंदु M पर, बिंदु O पर, इस पर टूटा है। बिंदु O पर दो घटक P cos थीटा व P sin थीटा में वियोजित हो जाता है। बिंदु O पर क्षैतिज घटक, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको, क्षैतिज घटक, एक लाइन बच जाएगी आपकी। क्षैतिज घटक मेरा क्या हो गया P cos थीटा और ऊर्ध्व घटक क्या हो गया P sin थीटा। क्षैतिज घटक P cos थीटा व ऊर्ध्व घटक व
ऊर्ध्व घटक P sin थीटा में वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। वेक्टर्स में टूट गया, वो वियोजित हो जाता है। अब देखिए, जब वो वियोजित हो गया, वो टूट गया, फिर हमारे सामने इसकी दो आभासी स्थितियां बनी। एक बनी हमारी A1 B1 और दूसरी बनी A2 B2। तो आभासी स्थिति A1 B1 के कारण जो बिंदु M है वो अच्छी स्थिति में होगा, और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर हम E1 निकालेंगे। फिर हम A2 B2 आभासी स्थिति की वजह से बिंदु M निरक्षीय स्थिति में है, तो इसकी वजह से तीव्रता E2 है, हम E2 को निकालेंगे। फिर इन दोनों का परिणामी E निकालेंगे। इतना काम बचा है, तो चलिए निकालते हैं। आभासी स्थिति A1 B1, इसकी बात हो रही है। A1 B1 के कारण बिंदु M अच्छी स्थिति में है। देखें, आभासी स्थिति जो है A1 B1, ये किसकी आभासी स्थिति है? वैद्युत ध्रुव की। आभासी स्थिति A1 B1 से बिंदु M पर अच्छी स्थिति में, ये अच्छी स्थिति में है, इस वजह से यहाँ पे अच्छी स्थिति का फॉर्मूला यानी एक्सियल का लगाएंगे। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या शॉर्ट में हम लोग उसको तीव्रता भी कह देते हैं, तीव्रता, उसका नाम क्या है मेरा? E1। क्या नाम है? E1 इक्वल टू, अब देखिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2kP/r³। 2 तो कांस्टेंट है, K हमारा कूलम नियतांक है, P है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, और R है उस बिंदु तक की दूरी। तो अब देखिए, यहाँ पर अच्छी स्थिति A1 B1 की वजह से, अब हमें यहाँ पर बिंदु M अच्छी स्थिति में है, तो ध्रुव आघूर्ण A1 B1 की वजह से हमारा बिंदु M अच्छी स्थिति में है। अब अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र होता है 2kP। P होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब आप ये देखिए, इस स्थिति में जो P अब P नहीं रहा है, दो घटकों में P cos थीटा P sin थीटा टूट गया। जो ध्रुव आघूर्ण P है वो क्या लग रहा है यहाँ पर? P cos थीटा। कौन सा यूज होगा यहाँ पर? P cos थीटा। तो P नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? P cos थीटा। तो 2kP cos थीटा अपॉन R3। देखिए, अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र लगा है E इक्वल टू 2kP अपॉन R3। अब यहाँ पर P नहीं है, P की जगह उसका क्षेत्र घटक P cos थीटा इस्तेमाल होगा। देखिए ये वाला। इसी प्रकार जो ध्रुव की आभासी स्थिति A2 B2 है, इसकी वजह से जो बिंदु M है वो निरक्षीय स्थिति में होगा, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KP/R3। और KP, P नहीं आएगा, P तो ये टूट गया दो घटकों में, P की जगह क्या आएगा? P sin थीटा। चलिए करते हैं। आभासी स्थिति, देखते रहे ना बड़े ध्यान से। आभासी स्थिति ये वाली, कौन सी? ये वाली A2 B2। आभासी स्थिति A2 B2 से बिंदु M पर निरक्षीय स्थिति में, बिंदु M इसके लिए निरक्षीय स्थिति में क्या निकालेंगे? तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे, उसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर E2। देखिए, उस तीव्रता को क्या नाम दे दिया? E2, वो इधर है, इक्वल टू। अब निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र होता है, क्षेत्र की तीव्रता होती है 2kP/R3, और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता होती है kP/R3। तो इस केस में ये आधी होती है निरक्षीय में। अब देखिए, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ये हो गई, और अच्छी स्थिति में तीव्रता ये है। तो कहने का मतलब E1 का मान हमारे पास ये है, E2 का मान ये है। अब हमें क्या निकालनी है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E को निकालना है। अब E को निकालने के लिए हम लोग वेक्टर का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो वेक्टर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, तब इसको हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हैं। तब बिंदु M पर, किस पर निकाल रहे हैं? इसी पर तो निकाल रहे हैं। तब बिंदु M पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको हम शॉर्ट में परिणामी तीव्रता भी कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र को डायरेक्ट तीव्रता।
तो अगर हमें बिंदु M पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E चाहिए, यानी E का मान चाहिए, अब E1 वेक्टर इधर है, E2 वेक्टर इधर है और दोनों के बीच का कोण बन रहा है 90 अंश। तो वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, रूट, ये परिणामी वेक्टर का सूत्र होता है रूट। तो E1 E2 को देखते हुए यहाँ पर मेरा हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। देखिएगा, अगर हमारे दो वेक्टर A1 B1 थीटा कोण पर लगे हैं तो उनके परिणामी वेक्टर का सूत्र होता है R वेक्टर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस थीटा। यहाँ A1 A2 की जगह हमारे E1 E2 है, तो हमने E1 E2 का इस्तेमाल कर दिया इसमें। तो चलिए अब इसमें थोड़ी वैल्यू पुट करते हैं। E इक्वल टू रूट, ध्यान से देखना, E1 स्क्वायर, अब E1 की वैल्यू मेरी है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यू, तो इसको पुट करेंगे E1 की वैल्यू 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यू, और देखिए ऊपर उसका क्या है, स्क्वायर है। E1 की वैल्यू तो ये है पूरी 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यू, वही रख दी, ऊपर स्क्वायर है तो हम पूरे पे इस तरह से स्क्वायर लगा देंगे, प्लस E2 स्क्वायर। अब देखिए E2 की वैल्यू क्या है, kp sin थीटा अपॉन आर क्यू, तो E2 की वैल्यू लगाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए E2 की वैल्यू है kp sin थीटा अपॉन आर क्यू, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस 2। देखिए इधर हम E1 का मान यहाँ लगाएंगे, E2 का मान यहाँ लगाएंगे, थीटा कितना लगाएंगे cos 90, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो इस वजह से आगे का ये पद पूरा 0 हो जाएगा। तो या तो एक तरीका आप E1 E2 का ये मान लगा दें, ये पूरा 0 ही होना है, तो हमने E1 E2 का यहाँ मान लगाया तो वही तो 0 होना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे ही लिख दे रहे हैं E1 E2, और थीटा यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया cos 90। देखिए हो सकता है कि मैं आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम हो, यहाँ पर E1 E2 की वैल्यू क्यों नहीं लगाई, आप चाहे E1 का मान ये लगा दें, E2 का मान ये लगा दें, cos 90 क्या होता है 0, तो इतना टर्म पूरा 0 होना है। तो अगले स्टेप में मैं इसको हटा दूंगा, यानी यहाँ पर 0 रख दूंगा। तो देखिए ये मेरा आ गया E इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए इसका वर्ग खोल देंगे, अब जो वर्ग है वो सभी पर है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, k का हो जाएगा k स्क्वायर, p का हो जाएगा p स्क्वायर, cos थीटा का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और r की घात 3 है, घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाता है, यानी इसका हो जाएगा r की घात 6। अब देखिए यहाँ पर अब ऐसे इसे इसका स्क्वायर करेंगे, k का करेंगे k स्क्वायर हो जाएगा, p का करेंगे p स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, r की घात 3 का स्क्वायर करेंगे r की घात 6 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों, cos 90 का मान कितना होता है 0। तो देखिए 2 का स्क्वायर मैंने किया, ये हो गया 4, k का करेंगे ये हो जाएगा k स्क्वायर, और p का करेंगे ये हो जाएगा p स्क्वायर, cos थीटा का करेंगे ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन r की घात 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r की घात 6, प्लस अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पर k का करेंगे ये भी हो जाएगा k स्क्वायर, p का करेंगे p का भी होगा p स्क्वायर, साइन थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r की घात q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r की घात 6, और प्लस रूट। देखिए ये cos 90 का मान कितना होगा 0, cos 90 का मान 0 होगा, तो जब 0 का गुणा E1 E2 इस पूरे से करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या किया है, अगले स्टेप में आप इधर आ जाएंगे, यानी इस स्टेप के बाद आप इधर आ जाना। मेरा क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है E इक्वल टू अंडर रूट, पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, नहीं यहाँ पे देखें डायरेक्ट आप सुने, एक स्टेप बच जाएगा आपका। यहाँ देखिए k स्क्वायर p स्क्वायर r की घात 6 r की घात 6, यानी ये टर्म पूरा कॉमन है, k स्क्वायर p स्क्वायर r की घात 6, k स्क्वायर p स्क्वायर r की घात 6, तो रूट के अंदर हम इसको कॉमन कर दे रहे हैं, तो मेरा कॉमन आ गया k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन r की घात 6, और बचा क्या, देखिए यहाँ से k स्क्वायर चला गया, p स्क्वायर चला गया, r की घात 6 बचा चला गया, ये बचा 4 बचा, cos स्क्वायर थीटा बचा, तो यानी यहाँ बचा मेरा 4 cos स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ बचा 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, देखते रहे ना, ये प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर k स्क्वायर कॉमन चला गया, p स्क्वायर कॉमन चला गया, r की घात 6 कॉमन चला गया, बचा क्या ओनली साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर, और ये प्लस 0 है, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये देखिए गौर से देखें, तो मेरा E इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए रूट से बाहर करेंगे, k स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे k बन जाएगा, p स्क्वायर को बाहर निकालेंगे p बन जाएगा, r की घात 6 जब बाहर निकलेगा
रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो 6 की घात 1/2 करेंगे तो यानी r की घात 6 बन जाएगा, r की घात 3 बाहर निकालेंगे तो ये तो आसान है, वर्गमूल तो हम लोगों ने पढ़े हैं। के स्क्वायर का मतलब है k इंटू के, तो जोड़े में 1 बार निकल आएगा। पी स्क्वायर का मतलब है p इंटू पी, तो जोड़े में 1 भी बार निकल आएगा। अब r की घात 6 है तो इसमें 3 जोड़े बनेंगे 2 के, तो इस वजह से हमने क्या किया, के स्क्वायर बन गया मेरा k बाहर बन के, पी स्क्वायर रह गया बाहर निकल आया p, और r की घात 6 जब बाहर निकालेंगे तो ये r की घात 3 रह जाएगा। और रूट लगा है तो मैंने रूट इस तरह से लगाया। यहाँ पे बचा क्या है देखें इधर, यह 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा को देखिए, हम इसको चेंज करेंगे कॉस में क्योंकि हमारा आंसर टोटली कॉस में आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये त्रिकोणमिति सर्वसम का है, तो उसी आधार पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, तो मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी से हमने लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट ई इक्वल टू के कूलम्ब्स नियतांक है, पी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है अपॉन r की घात 3। अब देखिए रूट, यहाँ देखें इस ये 1 प्लस का है, इसको मैंने पहले लिख दिया 1 प्लस। अब देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा में 1 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, जैसे 4x में 1x घटाओ 3x बचता है, उसी आधार पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा में जब हम 1 कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो यानी यहाँ बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपका जो अभीष्ट व्यंजक है, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो मेरी निकल के आ गई ई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर के है कूलम्ब नियतांक, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में लगाते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, और पी है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, आर तो है वो दूरी, किस दूरी पर हमने बिंदु एम माना है वो दूरी आर है, और थीटा है किस कोण पर है, ये वाला एंगल थीटा है, यानी किस एंगल पर वो बिंदु एम है। तो देखिए के यहाँ पर कूलम्ब नियतांक है, इसकी वैल्यू भी हम लगा सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो हो सकता है आपके सामने इस तरह से भी आए लिख के, तो के की वैल्यू पुट कर सकते हैं। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू ये कूलम्ब नियतांक है, और पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट जो लिखा है वो मेरा क्या है 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकल के आ गई। तो देखा हमारा जो टॉपिक आज का था, वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर जनरल का, व्यापक का मतलब जनरल, कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो ये होता है मेरा ई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस सूत्र की सहायता से तो ध्रुव ए बी के लिए हम अच्छी स्थिति में भी तीव्रता निकाल लेंगे और अच्छी में भी निकाल लेंगे। जब ध्रुव ए बी के लिए ये बिंदु अक्ष पे होगा तो यहाँ होगा, और अच्छी स्थिति में थीटा का मान हम यहाँ पे लगा देंगे 0, ठीक है। और ध्रुव ए बी के लिए ये बिंदु निरक्षी की स्थिति में यहाँ पर होगा तो थीटा का मान हम लोग यहाँ पर लगा देंगे 90। तो अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र निकल आ जाएगा ई इक्वल टू 2 के पी अपॉन आर क्यू, और निरक्षी में भी आ जाएगा ई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। तो कहने का मतलब ये जनरल फॉर्मूला है, इससे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों आ जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो देखिए हमने आपको बता दिया ई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, और आगे के डेरिवेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर जुड़े रहिए।